हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 87 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 88 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, अंग्रेजों ने एक बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया, टिप्पणी कीजिए। काफ़ी सरल प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। उत्तर आपने लिखा है, अंग्रेजों ने एक बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया। इस कथन से तात्पर्य है कि अंग्रेजों की ऐसी कोई मंशा लेकर भारत में नहीं आए थे कि वो भारत को जीत लेंगे। उन्होंने तो संयोग से भारत को जीत लिया। उनका भारत को जीतने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन हम यदि वास्तविक तौर पर देखें तो ये कथन हमें गलत नज़र आती है, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे विश्व में इस तरह से करीब 50 देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वे व्यापार के बहाने विभिन्न देशों में जाते और धीरे धीरे वहाँ की जीवन शैली को जानने परखने के बाद अपनी सूझबूझ से उस देशों को अपने अधीन करने की तरकीब सोचते। इस प्रकार अंग्रेजों ने पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व जमाए रखा था। ये सभी देश अंग्रेजों के अधीन संयोगवश तो नहीं हुए होंगे। अतः अंग्रेजों की भारत में जीत हासिल करना उनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई थी, न कि बेखबरी के दौर में जीत हासिल की थी। देखिए, आपने इस क्वेश्चन में तथ्य और तर्क डालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। आपने क्या किया है कि आधा पैरा तो यहाँ से यहाँ तक, इसे तो आपने ऊपर वाले प्रश्न को ही एक्सप्लेन किया है। मतलब एक्सप्लेन करना भी तथ्य और तर्क पे आधारित ना होकर सिर्फ प्रश्न को ही बस दो बार आपने रिपीट कर दिया। जैसे आपने एक तो ये लाइन यहाँ तक लिख दी, वही प्रश्न की बात, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, कोई मंशा लेकर नहीं आए थे, उसी चीज़ को आपने यहाँ पे कोई उद्देश्य में और कोई संयोग में, अर्थात ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, एक दूसरे के, ये बस आप कह सकते हो कि पर्यायवाची हैं। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा पैरा ही यहाँ से गलत हो जाएगा। आप इनमें से किसी एक लाइन को चूज करें, सबको नहीं। क्लियर? फिर देखिए, आपने लिखा है कि वास्तविक तौर पर हम देखें। देखिए, वास्तविक तौर पर तो तब आप यहाँ पे लिखती जब आपने ऊपर कोई तथ्य दिया है और आपसे भारत के बारे में पूछा है और आपने यहाँ पे विश्व के बारे में लिख दिया। आपको भारत के बारे में यहाँ पे बताना है। क्लियर? विश्व के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि आपसे विश्व के बारे में नहीं पूछा। हाँ, आप निष्कर्ष में ज़रूर यूज कर सकते हो कि ऐसा ही अगर विश्व स्तर पर देखें तो अंग्रेज़ों की भूमिका ऐसी वहाँ पर भी नज़र आती है। क्लियर? लेकिन इसमें स्पेस इतना है नहीं। फिर लास्ट में आपने अपने पूरे प्रश्न के लास्ट में फिर से वही बात रिपीट कर दी कि बेखबरी के दौर में ही जीत हासिल कर ली। अर्थात क्या है कि इस प्रश्न को जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसे ये लगेगा कि आपके पास तथ्य और तर्क की कमी थी। क्लियर? तो अब आप समझ गए कि आपकी इसमें क्या क्या गलतियां हैं। खैर, कोई बात नहीं। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का मतलब क्या है और इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए। न केवल इस प्रश्न का उत्तर, बल्कि इसी के इर्द गिर्द जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं, अर्थात जो डिबेट से उभर कर निकले, वो डिबेट आखिरकार हुई क्यों और उनसे वो 3 से 4 प्रश्न निकले क्यों, हम उनका अध्ययन करेंगे। और जब उनका अध्ययन कर लेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक, अर्थात अंग्रेज़ों की भारत विजय का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हम 1 मार्च से आपको मॉडर्न इंडिया जब इवनिंग में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम ये सब कंप्लीट करेंगे। बस आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इस टॉपिक को हम कवर कर दे रहे हैं। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आते हैं। क्लियर? जब वो भारत आते हैं तो वास्तव में शुरू में उनका उद्देश्य ये था व्यापार करना और भारत से वस्तुओं के माल, भारत से जो कच्चा माल है या भारत से जो विनिर्मित माल है, उसे यूरोप के अन्य बाज़ारों में जाकर बेचना। क्लियर? उस समय तक उनके मन में ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं प्रबल हुई। नहीं प्रबल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वे महत्वाकांक्षी नहीं थे। नहीं प्रबल होने का मतलब ये है कि उस समय भारत में जो सत्ता में सीन लोग थे, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो जहांगीर हो,
चाहे वो शाहजहाँ हो चाहे औरंगजेब हो, ये इतने प्रबल शासक थे या इतने महत्वाकांक्षी थे कि उनके सामने अंग्रेज टिक ही नहीं सकते थे। समझ गए। दूसरी बात, उस समय मुगल सत्ता के टाइम पीरियड पे लगभग पूरा भारत, कंधार से लेके बंगाल और उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरा सेंट्रलाइज था। अगर साउथ इंडिया के कुछ रीजन को हम छोड़ दें तो, खासतौर पर बहमनी साम्राज्य के रीजन को, तो पूरा का पूरा भारत सेंट्रलाइज था और एक ही सत्ता के अधीन था। और ये जो सत्ता थी, ये मुगल सत्ता थी, इसे सामान्य तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि अभी जैसी हमारी परिस्थितियां चल रही हैं वैसे हम व्यापार करें, जब हमें मौका मिलेगा तो हम भारत विजय जरूर कर लेंगे। मौके का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने ये सोच रखा था कि ठीक है 200 वर्षों के बाद या 100 वर्षों के बाद क्या होगा कि औरंगजेब मर जाएगा या मुगल सत्ता पूरी तरह से पतन की ओर चली जाएगी। ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। मौके का मतलब आप ऐसे समझिए, जब आप विश्व स्तर की घटनाओं को पढ़ते हैं तो ये वो दौर था जब प्रबोधन और पुनर्जागरण और वाणिज्यवाद की विचारधारा उभर कर आई थी। वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है? वाणिज्यवाद का मतलब ये होता है कि कहीं से माल को उठाना और कहीं दूसरे देश में उसे जाकर बेच देना, अर्थात अपना खुद का ना इस्टेब्लिश करना या अपना खुद का नया मटेरियल ना तैयार करना। इसे एक तरीके से आप समझ सकते हो कॉपी पेस्ट, कि कहीं से कोई कंटेंट उठाया गया, उस कंटेंट को कॉपी किया गया और उसे कहीं पर जाके पेस्ट कर दिया गया। क्लियर। लेकिन जब यही कॉपी वाला मटेरियल जब खुद से बनाया जाने लगा तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाई। क्लियर। इसके पहले जो हुआ वो क्या था? वाणिज्यवादी। वाणिज्यवाद को बस इतना ही समझना है, बाकी विश्व इतिहास जब हम पढ़ेंगे 1 अप्रैल से तो वहाँ पे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। अब जब क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो इनको ये लग रहा था कि हमें कैसे भारत को जीतना है। उनके दिमाग में प्लानिंग थी, ऐसा नहीं कि वो उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं थी। 1680 के टाइम पीरियड पे सर जोशुआ चाइल्ड नाम के व्यक्ति ये कहने लगे थे कि कंपनी को अब एक हाथ में ध्वज यानी कि व्यापार का ध्वज लेना है और दूसरे हाथ में तलवार लेनी है, अर्थात व्यापार तो करना ही है बल्कि वहाँ के लोगों से सत्ता को छीनकर अपने अधीन करना है। और सत्ता क्यों छीननी है? क्योंकि व्यापार में उनकी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो सके। आपको पता है कि उस समय केवल अंग्रेज ही भारत नहीं आए थे, बल्कि अंग्रेजों से पहले भी कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आ चुकी थीं। तो अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर हमें अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी है तो न केवल इन कंपनियों को हमें प्रतिस्पर्धा में हटाना पड़ेगा या इनको गलत तरीके से हटाना पड़ेगा, बल्कि हमें भारत में भी कई सारे राजाओं को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी व्यापारिक स्थिति के अनुकूल नहीं है, अर्थात वो हमें व्यापार करने के प्रति प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर। तो जब ऐसी सिचुएशन आई और तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि भारत को एक सुनियोजित तरीके से जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरे भारत को एक साथ जीतें, क्योंकि अगर हम पूरे भारत को एक साथ जीतेंगे तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि अंग्रेज साम्राज्यवादी हैं। अगर हम भारत को कई सारे राजवंशों के सहयोग से जीतेंगे तो क्या होगा कि राजवंश आगे होंगे और राजा राजा की लड़ाई होगी, तो हमें कोई शक नहीं करेगा और हमें ये कोई नहीं समझेगा कि वास्तव में इस पूरे नाट्यक्रम के पीछे का जो क्रिएटर है, जो डायरेक्टर है, वो हम ही हैं। क्लियर। इस चीज़ को छिपाने के लिए कंपनी ने कई सारे राजाओं के साथ संधियां की, चाहे वो घेरे की नीति हो, चाहे वो सहायक संधि हो, चाहे वो व्यक्तिगत की पॉलिसी हो। क्लियर। आप इतनी बातें समझ रहे? जब इतनी चीज़ें हो रही थी तब कई सारे लोगों ने, खासतौर पर भारतीयों ने और अंग्रेजों ने, जब ये पूरा इतिहास का कालक्रम ख़त्म हो गया और जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो एक डिबेट शुरू हुई कि आखिरकार अंग्रेजों ने भारत को जीता कैसे। इतने बड़े भारत को, जो विविध डाइवर्सिटी का भारत था, जिसमें बड़े से बड़े राजवंश, बड़े से बड़ी रियासतें और इतनी आबादी, और वो चंद व्यापारी कंपनी के लोग भारत को कैसे जीत पाए? क्या उनकी एक सुनियोजित योजना थी? अर्थात वो जब भारत आए थे 1600 में, तभी से वो सोचकर आए थे कि मैं भारत को जीतना है,
या फिर वो धीरे धीरे कर कर यहाँ पे महत्वाकांक्षी होते गए, या फिर उनको भारत में ऐसी परिस्थितियाँ मिल गई कि वो भारत विजय कर सके। क्लियर? भारत विजय, पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा, भारत विजय वास्तव में ये वर्ड दे तो दिया गया कि उन्होंने भारत को जीत लिया, जबकि भारत वास्तव में उस समय भारत था ही नहीं। क्लियर? अर्थात भारत की जो संकल्पना है वो राष्ट्रवाद की तब उभर कर आती है जब हम 1857 के बाद देखते हैं, लेकिन हमें ये लिखना नहीं है, बस समझना है थिंकिंग के तौर पे। वास्तव में वो एक एक रियासत को जीत रहे थे जो भारत रूपी एक धागे में मोतियों की तरह पिरोई हुई थी, तो उन्होंने एक एक मोती को जीतने की शुरुआत की। क्लियर? अब जब वो जीतते हैं तो इसमें लोगों को लगता है कि साहब अंग्रेजों ने जो भारत विजय किया उसके पीछे ना तो कोई योजना थी, ना ही कोई उद्देश्य था, बल्कि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गईं जिन्होंने उन्हें भारत में जीतने के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा दिया। अब जब ऐसी बात आती है तो राष्ट्रवादी उनसे पूछते हैं कि भाई साहब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने आपको ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा दिया। तो अंग्रेज थे, खासतौर पर देखिए अंग्रेजों की एक खास बात थी, वो शब्दों का ऐसा संयोजन प्रस्तुत करते थे कि सामने वाले को लगता था कि अरे वाह आप तो कितनी सही बात बोल रहे हो। जैसे झूठे जो इंसान होते हैं उनके चेहरे पे एक लबलबापन होता है, मतलब एक ऐसी मासूमियत होती है कि देखकर आपको फीलिंग आ जाएगी कि वाह भाई आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, आप तो बेईमान हो ही नहीं सकते, आप तो चोर हो ही नहीं सकते। वही चीज़ अंग्रेजों की थी, वो वाक्पटुता में काफ़ी कुशल थे, शब्दों को काफ़ी आप समझ सकते संयोजित करके लिखते थे। समझ गए? तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब जब हम भारत आए थे तो हम एक व्यापारिक कंपनी थे, अर्थात व्यापारिक कंपनी का कभी उद्देश्य नहीं हो सकता कि हम एक साम्राज्य का निर्माण करें। क्लियर? और जब हम व्यापार कर रहे थे तो भारत में कुछ लोगों ने हमें व्यापार करने नहीं दिया, अर्थात हमें व्यापार में बाधा पहुंचाई। वो फिर चाहे अफगानियों का आक्रमण हो, चाहे नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली, या फिर मराठों के कई ऐसे हमले जो कि वो हमसे टैक्स की डिमांड करते थे, जैसे सरदेश और चौथ के बारे में आपने सुना होगा। तो उन परिस्थितियों ने हमें भारत में व्यापार नहीं करने दिया, और हमारा उद्देश्य था कि हम व्यापार करें। तो जब हमें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा था तो हमें आ गई गुस्सा, और जब हमें गुस्सा आ गई तो हमने कहा कि ठीक है भाई अब हम भारत को जीतेंगे। क्लियर? अब जब हमने भारत को जीतने की शुरुआत की तो हम तो एक छोटी सी टुकड़ी मात्र थे, हम एक व्यापारिक कंपनी के लोग कैसे जीत सकते हैं। अर्थात हमने तो बस हंसी हंसी में एक संयोग पूर्वक जीत गए, और जब हमने एक लड़ाई जीत ली तो हमने सोचा दूसरी भी जीत लेंगे, हमने तीसरी भी जीत ली, चौथी भी जीत ली। इस तरीके से हमने भारत को एक एक करके पूरा जीत लिया। तो भारती कहते कि भाई साहब आपकी बात ठीक है, आपने ये कहा कि अफगानियों का आक्रमण हुआ, ठीक है, आपने कहा मराठे हमें परेशान करते थे, ठीक है, आपने कहा कि फ्रांसीसी हमें व्यापार नहीं करने देते थे, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि व्यापारिक कंपनी जब व्यापार करना चाहती है वो साम्राज्य विजय कैसे कर सकती है। अर्थात अगर आपके लिए व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो आप कहीं और से व्यापार कर लेते। ये जबरदस्ती क्या थी कि नहीं हम भारत से ही व्यापार करेंगे, और भारत से व्यापार करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप भारत में व्यापार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आपको पता था कि 60% से ज़्यादा जो एशियाई व्यापार है वो आपका बंगाल से ही संचालित होता है। साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है, जो सेना है, वो बंगाल से मिल सकती थी। अर्थात उस समय देश के सबसे समृद्ध प्रदेश बंगाल पर आपकी निगाहें थी, और आप ये भी जान रहे थे कि मुगल सत्ता अब पतन की ओर जा रही है और कई सारे स्वतंत्र और स्वच्छंद राज्यों की या रियासतों की उत्पत्ति हो रही है, चाहे बंगाल में मुर्शिद कुली खां हो, चाहे अवध में सादत खां हो, या फिर हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क हो। तो आपने ये सोचा क्यों ना हम इनको एक एक करके अब जीतें, क्यों ना अब इस विखंडित भारत को जीतने का प्रयत्न करें, और हम जीत सकते हैं। इसके लिए आपने कई सारी फिर योजनाएं प्लान की, इसके लिए आपने कई सारी एक्टिविटी की, आपने जानबूझकर बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को, सिराजुद्दौला को डिस्टर्ब किया। जब आपने देखा
कि सिराजुद्दौला नहीं मान रहा तो आपने दुर्गीकरण किया, और जब आपसे अलीनगर की संधि हुई और आपको इस बात की परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप दुर्गीकरण कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं माने और आप जाकर चंदर नगर में फ्रांसीसी बस्ती पर आक्रमण कर देते हो। ये किस व्यापारिक कंपनी का भाई साहब तरीका है या सलीका है? अर्थात आप अगर व्यापारिक कंपनी होते तो व्यापारिक कंपनी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो आक्रामकता को प्रदर्शित करे। क्लियर? वो आक्रमणकारी नहीं हो सकती और उसके अंदर साम्राज्यवादी का इनपुट भी नहीं हो सकता। वास्तव में आप एक व्यापारिक कंपनी नहीं थे, आप वास्तव में वाणिज्यवाद की विचारधारा से पोषित एक व्यापारिक कंपनी थे, जिस वाणिज्यवादी विचारधारा का बिल्कुल बेसिक फीचर होता है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का होना। क्लियर? तो आप ये कहो कि आप एक साम्राज्यवादी थे, आपको उस समय परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं मिली, नहीं तो आप भारत को जीत लेते। और जब आपने देखा कि पूरे भारत को एक साथ जीतना संभव नहीं है, पूरे भारत में एक साथ अपना छत्रप राज्य स्टैब्लिश करना संभव नहीं है, तब आपने अपनी कई पॉलिसीज़ अपनाई। उन पॉलिसीज़ में आपने एक एक करके भारत को जीतने की कोशिश की, भारत को भारतीयों के सहयोग से जीतने की कोशिश की, भारत को भारत के धन से ही जीतने की कोशिश की, भारत को भारतीय सेना के दम पे जीतने की कोशिश की, और साथ ही भारत में भारतीयों राजाओं को लड़ाकर फिर वो चाहे षड्यंत्र के माध्यम से हो या फिर अपने स्वार्थ के माध्यम से आपने जीतने की कोशिश की। और इस संदर्भ में हम चाहें तो प्लासी के युद्ध को देख लें, चाहे हम बक्सर की लड़ाई को देख लें, चाहे हम आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध को देख लें कि किस प्रकार आप संयुक्त मोर्चा बनाते थे, किस प्रकार आप षड्यंत्र करते थे, किस प्रकार आप जबरदस्ती भारतीय क्षेत्र में आधिपत्य का अपना दावा करके राजाओं को परेशान करते थे। आपने किस प्रकार घेरे की नीति अपनाई, किस प्रकार सहायक संधि अपनाई, किस प्रकार आपने व्यक्तिगत की पॉलिसी अपनाई। अर्थात आप पूरी तरह से सुनियोजित थे और आप पूरी तरह से संचालित थे, और आपको संचालित कर रही थी आपकी मातृ देश अर्थात आपकी ब्रिटिश सरकार, अर्थात आपकी इस जीत में राष्ट्रीय सहमति थी। समझ गए? वास्तव में ये बेखबरी के दौर के बाद का एक टॉपिक है। जब ये डिबेट क्लियर हो जाती है तो फिर कंपनी के कई सारे लोग ये कहते हैं या ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं ठीक है भाई साहब, चलो हमने बेखबरी के दौर में नहीं जीता, हमने एक सोची समझी चाल के अनुरूप जीता, लेकिन इतना बता दें कि इस जीत में बेसिकली कंपनी का मतलब वो थी, समस्या थी, या आप कह सकते हो कि कंपनी की एक तरीके से चालबाजियां थी, इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई योगदान नहीं था, अर्थात इसके लिए दोषी कंपनी है, ब्रिटिश सरकार नहीं है। तब भारतीय इतिहासकार फिर कहते हैं कि अब सुनो आगे की कहानी, और वो कहानी वो कहते हैं कि भाई साहब इसमें राष्ट्रीय सहमति भी थी। अब राष्ट्रीय सहमति का कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे थी, ये जब आपके द्वारा इसी का अगला पार्ट लिखा जाएगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम अभी इसी प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये जब बता दिए कि बेखबरी का दौर नहीं था, कैसे ये एक तरीके का सोची समझी सुनियोजित चाल थी, और उसमें आपने अपने तथ्य और तर्क दे दिए। क्लियर? अब जब आप ये तथ्य और तर्क दे दिए तो आपका ये प्रश्न तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रीजंस आते हैं जिनसे भारत में अंग्रेजों ने विजय इस्टेब्लिश की, चाहे उनके सैनिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, या नेतृत्व की बात हो। वो कभी हम इंडिपेंडेंट रूप से डिस्कस करेंगे जब ऑलरेडी हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। लेकिन कई और थ्योरी हैं कि वास्तव में अंग्रेजों ने भारत को जीता क्यों। एक तो ये है कि अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया, एक और थ्योरी चलती है कि आखिरकार अंग्रेजों ने भारत को क्यों जीता। तो अंग्रेज जो हैं वो कहते हैं कि भाई साहब हमने भारत को इसलिए जीता क्योंकि भारत की जो सरकार थी वो अत्याचारी थी और हम एक कल्याणकारी व्यक्ति थे, अर्थात हम उपयोगितावाद के विचार से संपोषित थे, इसलिए हमने भारत को जीता। तो इसका भी हम खंडन आगे कर सकते हैं कभी भी। फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भारत को हमने इसलिए जीता क्योंकि हम श्वेत लोग थे और हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि हम उन ब्लैक्स की मदद कर सकें या उन्हें प्रबोधन और प्रबुद्ध की विचारधाराओं से पोषित कर सकें। इसी थ्योरी को कहते हैं वाइट मैन बर्डन थ्योरी, हम काफ़ी आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे ईसा मसीह ने ये कहा था कि जाकर पूरे विश्व में धर्म प्रचार करो, लोगों को ज्ञानवर्धक बनाओ, और ये जब करोगे तो ये तुम्हारे लिए हमारी अनुकंपा होगी, अर्थात हम दैवी आदेश से भी प्रेरित थे, इसलिए हम भारत आए और भारत को हमने जीता। क्लियर?
इतने सारे जब कॉन्सेप्ट आप देख लेते हो तो एक व्यक्ति फिर और कहते हैं कि भाई साहब वास्तव में अंग्रेजी अगर शासन ना होता ना तो भारतीयों का कल्याण ही नहीं हो सकता था। जैसे आप कई बार जब डिबेट सुनते हो खासतौर पर भारत सरकार की जब कभी आलोचना की जाती है, देखिए आलोचना आप करिए कभी भी भारत सरकार की करिए, ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आलोचना करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखा करिए। कई बार होते हैं लोग जब वो भारत सरकार की आलोचना करते हैं तो कहते हैं क्या कि इससे अच्छा तो ब्रिटिश सरकार का समय था, अर्थात ब्रिटिश राज का शासनकाल था, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सुखी थे। आप कुछ भी कह लो, कुछ भी समझ लो, कुछ भी सोच लो, वर्तमान सरकार कितनी भी बुरी हो सकती है लेकिन वो ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा बुरी नहीं है। क्लियर? क्योंकि ब्रिटिश सरकार में ना तो आपको स्वतंत्रता थी ना ही आपको स्वच्छंदता थी। समझ गए? तो ऐसी लाइन जो लोग बोलते हैं वास्तव में वो लोग क्या करते हैं, वो ब्रिटिश सरकार को भारत में वरदान के रूप में दर्शाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम कभी पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपने कई सारे क्वेश्चन को देख लिया। अब हम वास्तव में इस क्वेश्चन को क्रम में लगाकर देखते हैं कि कैसे हमें लिखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये बता दें, जैसे ये लिखा है ना, अंग्रेजों ने एक बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया, तो आप यहाँ पे तुरंत लिखें, ये लाइन को रिपीट मत करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि आप हमेशा RIG रूल को फॉलो करें, अर्थात रिपीट ना करें, इरेलीवेंट फैक्ट ना डालें और ज़्यादा जनरलाइज होकर ना लिखें। ये आपका जो प्रश्न का उत्तर आपने लिखा ये ज़्यादा जनरलाइज है, इरिलेवेंट फैक्ट हैं, अर्थात फैक्ट ही नहीं है तो इरिलेवेंट की बात ही अलग है, और रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा है। समझ गए? तो ये इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो आप इसमें क्या कर सकती हैं, आप ये करें कि इसमें ये बताएं, सबसे पहले ऐसे लिखा करें हमेशा, जैसे मैं इस पूरे प्रश्न का उत्तर पढ़ देता हूँ, आप कैसे लिखेंगे। आप ऐसे लिखें कि उपयुक्त पंक्ति से आशय ये है कि अंग्रेजों ने भारत को बिना किसी योजना और बिना किसी उद्देश्य के जीत लिया, हालांकि जिसके लिए कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, जैसे कि अफगानियों का आक्रमण, मराठों के हमले, फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा और कई सारे आप बता सकते हो स्थानीय अधिकारियों की परेशानी। क्लियर? अब आपने इतना जब लिखा तो वास्तव में ये इतने में हो गया। समझ गए? फिर आप लिखो किंतु गहराई से देखें तो, अर्थात सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो, या वहीं दूसरी ओर देखें तो, आप ये कई वर्ड उपयोग कर सकते हो यहाँ पे दूसरे पैरा से। किंतु गहराई से देखें तो वास्तव में अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को नहीं जीता, बल्कि उनकी योजना एक सुनियोजित तरीके से थी कि भारत को एक एक करके जीतना, भारतीयों के सहयोग से जीतना, भारतीयों के धन से जीतना। क्लियर? और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने कई प्रकार की नीतियां अपनाई, चाहे वो घेरे की नीति हो, चाहे वो सहायक संधि हो, चाहे वो व्यक्तिगत की नीति हो। इसके अलावा भारतीयों से जीतने के लिए उन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र रचे, चाहे प्लासी की लड़ाई हो, कई प्रकार की संधियां की, चाहे बक्सर की लड़ाई हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में अंग्रेजों ने भारत की विजय को एक सुनियोजित तरीके से, एक सोची समझी चाल के अनुरूप जीता, ना कि किसी संयोग के तहत। और इसी संदर्भ में हमें स्मरणीय हो कि अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि सर जोशुआ चाइल्ड का स्टेटमेंट भी इस चीज़ को प्रमाणित करता है। क्लियर? और आप चाहो तो ये तो मैंने बता दिया टिप्पणी के हिसाब से, क्योंकि आपको 150 वर्डों में लिखना होगा टिप्पणी में। अब आपको इसी अगर मूल्यांकन करना हो, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो, तो आप इसमें काफ़ी सारे तथ्य और डाल सकते हो कि वास्तव में व्यापारिक कंपनी जो उद्देश्य होता है वो कहीं और से व्यापार कर लेती, थोड़ा और आप डिस्क्राइब कर देंगे। क्लियर? और जब आप ऑप्शनल में लिख रहे होंगे तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे कि वास्तव में सीले का स्टेटमेंट है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर सारे स्टेटमेंट याद करेंगे, तो नहीं। कुछ स्टेटमेंट हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि ये सीले का स्टेटमेंट है, ये पर्सिवल स्पेयर का स्टेटमेंट है, ये रमजे म्यूर का स्टेटमेंट है, ये क्लाइव का स्टेटमेंट है, ये आप एक सबल्टन का स्टेटमेंट है, या आप देख सकते हो रॉबर्ट ओवेन का स्टेटमेंट है। आप ये सारी चीज़ें इन कुछ पता हो, हम कुछ बताते रहेंगे, जैसे अभी हमने बताया ना कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली सीले का है, जिसे रैमजे म्यूर ने ब्रिटिश भारत के इंडिया नामक बुक में उससे समर्थन किया है। क्लियर? तो उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझे होंगे, बल्कि इसको लिखना कैसे ये भी समझ गए होंगे, साथ ही इससे संबद्ध आसपास के कई सारे प्रश्नों के फ्रेम और स्टोरी को भी समझ गए होंगे। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।